Welcome again, students. Hope you all were fine. In the previous lecture, we have discussed about the Kepler's law of planetary motion, and we have also discussed about the numericals about that topic. And today we are going to start our new topic, that is free fall. Let's start. What is free fall? Free fall. As we observe in our daily life, when we drop any object, if we drop this marker, then it is going directly towards the center of earth. जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव कर रहा है. तो वो जो मोशन है, जैसे अभी मैंने मार्कर को रिलीज किया, तो ये हमारा मार्कर था, और इसको जैसे ही मैंने रिलीज किया तो ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया. तो यहाँ से जो मोशन है, द मोशन ऑफ मार्कर और एनी ऑब्जेक्ट हो सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है. कहाँ पर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ओके, तो यहाँ पर जो मोशन है किसका, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया मार्कर का. जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो ये डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. तो यहाँ पर जो मार्कर का मोशन है, ठीक है, उसके ऊपर हमने किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाया है. जैसे ही क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, बिल्कुल इसको जीरो वेलोसिटी के साथ हमने ड्रॉप करना है. तो जैसे ही ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है, जो मोशन है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. तो फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या रहेगी, व्हेन an object falls towards the center of earth. When an object falls towards the center of earth with a constant acceleration, then the motion of the object is considered as free fall. क्या बोला हमने, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो फॉल कर रहा है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही क्यों जाता है वो, क्योंकि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो हमारी अर्थ क्या करती है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो हर एक बॉडी को अपने अर्थ की तरफ अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. और यहाँ पर हमने एक वर्ड बोला, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. नेक्स्ट यहाँ पर एक और ध्यान देने लायक बात है कि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट चाहे वो कुछ भी हो, वो भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्ट करता है. तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों के अंदर कंफ्यूजन एक आपकी दूर करनी है मेरे को, कि एक ग्रेविटी अलग चीज़ है और ग्रेविटेशन अलग चीज़ है, ठीक है. जब हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स बिटवीन टू हेवनली बॉडीज. कोई भी दो हेवनली बॉडीज रहेंगी हमारे पास आकाश के अंदर. जैसे हम बात करें स्टार्स की, किन्हीं दो स्टार्स के बीच में, या फिर किन्हीं दो प्लैनेट्स के बीच में, या फिर हम बात करें सन और प्लैनेट के बीच में जो हमारा फोर्स रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रेविटी की, अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर हम ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है और वो उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस टाइम हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है. हमने एक्सेलरेशन हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स हमने फाइंड आउट किया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पर m1 क्या था, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड m2 इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. अब इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया था, m1 m2 और ये हमारा इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस था. अब अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स में से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्या रहे, अर्थ रहे,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो हमारे पास, अर्थ हो, और अर्थ का मास मैं चूज कर लेता हूँ कैपिटल एम। अब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अगर अट्रैक्ट करती है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स रहेगा, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास है हमारे पास m, तो यहाँ पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का एक स्पेशल केस कंसीडर करते हैं, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल m डिवाइड बाई, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और फ्री फॉल के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, स्मॉल जी से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करेंगे कि ये होता क्या है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जिस रेट से हमारी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी है, इट मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और उन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमारा अर्थ रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हम बात कर रहे थे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, या फिर हमने बोला था कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सपोज ये हमारे पास सेंटर है अर्थ का, सपोज ये हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, इसको रेडियस को मैं कैपिटल R से लिख रहा हूँ, और सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, और हमारी अर्थ का मास हमने ले लिया कैपिटल M। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा तो अर्थ क्या करेगी, इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ओके, अर्थ विल अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर एंड इट विल कॉन्स्टेंटली मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ with a constant acceleration, and that particular acceleration is known as acceleration due to gravity, जिसको हम हमारे small g से represent करते हैं। ठीक है, the acceleration due to gravity is defined as the acceleration produced in a object when it is in free fall. The acceleration produced in a object when it is in a state of free fall. ओके, मीन्स जब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन के अंदर रहता है, सपोज इस मार्कर का ही अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, तो फ्री फॉल के टाइम पर ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहती है। इसको फाइंड आउट करना भी सीखेंगे हम कि ये आता कैसे है। उससे पहले हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब यहाँ पर स्मॉल जी के बारे में अभी भी हमने बात की, स्मॉल जी है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है हमारे पास, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻12 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल रहती है। ठीक है, तो अभी हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है स्मॉल जी के अंदर और कैपिटल जी के अंदर। ठीक है, स्मॉल जी अगर सपोज करो हमारे पास यही ऑब्जेक्ट है, इसी डायग्राम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले जो ग्रेविटी है, या फिर बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन राइट करें तो वो किसके इक्वल रहेगा, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई में
सपोज ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नियर है। अगर सपोज करें हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, तो इसके सेंटर से लगभग ये जो डिस्टेंस रहेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ की। ठीक है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर बोलें कि ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इसके इक्वल रहेगा एफ इज इक्वल्स टू जी एम small m here, small m is the mass of the object and r is the radius of the earth. Also, and another force is also acting on the body when it is falling freely. F is equals to mg according to Newton's second law of motion. According to Newton's second law of motion हम क्या लिखते हैं, F is equals to ma। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर रहता है तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किससे लिखते हैं कि F is equals to dp बाई dt, और यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो मोशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, ये हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, हमारा फ्री फॉल का केस। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की प्लेस पर कौन आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, एम जी लिखेंगे इन प्लेस ऑफ ए, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ के सेंटर की तरफ प्रोड्यूस हुई है जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा फ्री फॉल की कंडीशन के अंदर है। यहाँ से इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करवाएंगे तो कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि m इंटू जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से m कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी वो रहेगी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन रहेगा between small g and capital G, or we can say it is the relation between acceleration due to gravity and the universal gravitational constant. Okay, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g, जो अभी हम ऊपर की तरफ बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक देखो वैल्यू चाहिए हमें। सबसे पहले g की वैल्यू लिखते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट जो रेडियस ऑफ अर्थ रहती है वो 6400 किलोमीटर की इक्वल रहती है, 6400 किलोमीटर के इक्वल है ये। और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करें, मास ऑफ अर्थ रहता है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन के अंदर जब हम पुट करते हैं तो g इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई m इज और 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। ओके, और जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन रिजल्ट आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, next we will talk about the variation of acceleration due to gravity with the height। मीन्स हमें डिस्कस करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से बाहर जाते हैं, जैसे हमारी हाइट को इंक्रीज करते हैं। मीन्स हम अर्थ के आउटर एटमोसफेयर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज इट इज आवर अर्थ, और जो अर्थ का रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल कंसिडर कर रहा हूँ मैं। और सपोज करते हैं हम एक ऑब्जेक्ट ए जो अर्थ के सरफेस से किसी h हाइट के ऊपर है, ये हाइट है h के ऊपर। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से अगर हम टोटल हाइट के बारे में बात करेंगे तो ये कंप्लीट हाइट हमारे पास
आर प्लस एच के इक्वल रहेगी, आर प्लस एच के इक्वल रहेगी। यहाँ पर हम मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम कंसिडर कर रहे हैं और इस मास को हम कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल एम की। ओके, दोनों चीज़ों को हमें कंपेयर करना होगा। इनिशियली हम इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। ओके, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी। हाइट की का केस ले रहे हैं, हाइट की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, when the object is at the surface of earth, क्या है, इनिशियली हमने केस कंसिडर किया है हमारा अर्थ क्या है, किसी पोजीशन डी पर है, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या रहेगी, ग्रेविटी एट पॉइंट डी इसकी इक्वल रहेगी, इसको हम लिखेंगे जी से, जी इज इक्वल टू रहेगा कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय में कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया कि जी इज इक्वल टू रहता है जी एम बाई आर स्क्वायर एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट इज इन ए स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ओके, तो ये रिलेशन हमने यूज़ करके और यहाँ पर हमने ग्रेविटी लिख दी एट पॉइंट बी, तो इसको मैं है ना जी डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ग्रेविटी है हमारी एट पॉइंट डी। अब सपोज हमारा ऑब्जेक्ट डी पोजीशन से उठ करके किसी पोजीशन ए के ऊपर चला गया है जो अर्थ के सरफेस से एच हाइट के ऊपर है और अर्थ के सेंटर से उसका टोटल डिस्टेंस क्या है आर प्लस एच के इक्वल है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ग्रेविटी एट पॉइंट ए, ये किसके इक्वल रहेगी, इसको मैं लिख रहा हूँ जी ए से। अब जी ए किसके इक्वल रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हमारा मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पहले था हमारे पास आर, अब क्या हो गया है अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ जाएगी आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे को स्क्वायर कर देंगे। अब हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसको हमें डिवाइड करना, सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इफेक्ट हाइट का देखना है ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा जी ए अपॉन जी बी, ग्रेविटी एट पॉइंट ए का रेशियो ले रहे हैं हम ग्रेविटी एट पॉइंट बी के साथ, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब ये टर्म जब इसके डिवाइड में आएगी तो क्या होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फैक्टर हमारा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर और ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा अपर साइड में, तो क्या लिख सकते हैं हम जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी एम और न्यूमरेटर के साथ आएगा हमारे पास आर स्क्वायर, जी एम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, ये रहेगा हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन, इस पूरी टर्म में से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाई आर बच जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रेशो हमारे पास बचा जी ए अपॉन जी बी इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर
होल स्क्वायर। इस कंप्लीट टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर रेज टू पावर -2। जब ये फैक्टर हमारा डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें एक थ्योरम अप्लाई करनी है, बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ 2 ही स्टेप्स तक अप्लाई करनी है। उसमें अगर हमारा फर्स्ट फैक्टर 1 है तो सेकंड फैक्टर के साथ हम जस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा GA अपॉन GB इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर। अब यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो GA ग्रेविटी एट पॉइंट A विल बी इक्वल्स टू GB इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ओके, 1 माइनस 2h बाई आर। अब यहाँ से हम देखें तो ये जो फैक्टर आएगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, GB से कम रहेगा, क्योंकि हम इस फैक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। क्या होगा ये, GA इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो GB माइनस में 2h बाई आर टाइम्स GB। तो ये जो फैक्टर रहेगा हमारे पास लेस, हमेशा ही लेस देन GB रहेगा। ठीक है, ग्रेविटी एट पॉइंट B जो है उससे हमेशा ही क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा ओवरऑल रिजल्ट रहेगा ग्रेविटी एट पॉइंट A विल बी लेस देन द ग्रेविटी एट पॉइंट B। तो इट मीन्स जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हमारे अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर पहुंचते हैं तो उस हाइट के ऊपर क्या हो जाती है, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पर रहती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द डेप्थ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।